और इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है यूपी का ये शहर। इस गीत की ही तरह बेहद रंगीन और निराला है बरेली। बात चाहे बरेली के झुमके की हो या यहाँ की कारीगरी की, यहाँ की जगमगाती रातों की हो या मुस्कुराती सुबहों की, बरेली हमेशा से ही बेहद खास रहा है। मेरे शहर की बात न पूछो, मेरा शहर महान। मेरे शहर की बात न पूछो, मेरा शहर महान। इसके एक एक घर आंगन में जिए है हिंदुस्तान। ये वही बरेली है जहाँ चुन्ना मियाँ ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया था, और यही है मशहूर आला हजरत की दरगाह। ये वही शहर है जहाँ खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये शहर राधे श्याम जैसे महान साहित्यकारों का है, जिन्होंने अपनी रचनाओं को इसी शहर की फिजाओं में बैठकर कागज पर उतारा। और नौजवान पीढ़ी के लिए हम बता दें, ये अमन का शहर बॉलीवुड स्टार और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का है। इस शहर के हर आंगन में हिंदुस्तान की झलक देखी जा सकती है। लेकिन इस हंसते मुस्कुराते शहर को किसी की बुरी नजर लग गई है। अमन और शांति का प्रतीक ये शहर आज हिंसा और दंगों में जकड़ा हुआ है। आए दिन बरेली में अमन के दुश्मन आग भड़का देते हैं, जिससे धुएं में अब इस शहर की रौनक धुंधली सी पड़ गई है। 5 साल में 5 बार दंगे, ये बहुत शर्म की बात है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें चाहते हैं शहर में अमन चैन कायम हो। ठीक है, और प्रशासन भी कहने की कमियां इसमें रही हैं, क्योंकि वो सख्त कार्रवाई करने से हिचक रहा है। कभी इस शहर को इसकी खासियतों की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज इस शहर की किस्मत कुछ यूं बदली कि आज इसे दंगों, बवाल और आगजनी से मरने वालों की गिनती से जाना जाता है। रोजाना बढ़ रहे इन दंगों की वजह से इस शहर की जो खास बात थी, लोग उसे भुलाते जा रहे हैं। आज बरेली शहर की वो तस्वीर कहीं खो चुकी है, जिसमें इन चौराहों में पुलिस की जगह खुशी से नाचते गाते लोगों का जमावड़ा होता था। ये गलियां यूं सुनसान नहीं हुआ करती थी, बल्कि इनमें बरेली शहर की रौनक बसा करती थी, और आज हर कोई इसकी रौनक को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। मैं हाथ जोड़कर उसे कहना चाहता हूँ कि बरेली शहर का, बरेली समाज का जो एक रिवायती तस्वूर है, जो आपसी सौहार्द है, अगर बरेली का समाज ही बिखर जाएगा तो हम कैसे कुर्सियों पर बैठेंगे, कैसे हम ताकत हासिल करेंगे। सुरमे के इस शहर को यकीनन किसी की बुरी नजर लग गई है। हर किसी की आंखें बस यही आस लगाए बैठी हैं कि कोई तो लौटा दे वो बीते हुए दिन। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। नफरत के साथ भीड़ है, नारा है, जोश है। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। मैं बात कर रहा हूँ मोहब्बत की, अमन की। तन्हा हूँ और जिंदा हूँ, हैरत की बात है। अनूप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली समाचार प्लस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको खेल जगत की तमाम खबरों के लिए छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स फरारी के साथ। मैन ऑफ द मैच रविकांत सिंह की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। अब उसका सामना पाकिस्तान से होगा। एंडेवर पार्क में हुए ग्रुप मुकाबले में भारत ने पपुआ न्यू गिनी की टीम को 107 रन से हराया। इससे पहले टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हराया था। बल्लेबाज विजय जोल ने 72 रन और ओपनर प्रशांत चोपड़ा ने 58 रन की पारियां खेल टीम को 204 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 205 रन के टारगेट को हासिल करने उतरी पीएनजी की टीम महज 97 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत की ओर से रविकांत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 5 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जॉर्ज बेली टीम के कप्तान होंगे। टीम में माइक हस्सी, डेविड हस्सी, शेन वॉटसन, ब्रैड हॉग और क्लाइंट मैक्के जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसमें पूर्व कप्तान कैमरन व्हाइट को भी जगह दी गई है, जिन्होंने आईपीएल और इंग्लैंड की घरेलू लीग में अच्छा प्रदर्शन किया था।
टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि भारतीय क्रिकेटर लंबे सीजन में खेलने के लिए तैयार हैं। धोनी ने कहा, आगे के व्यस्त कार्यक्रम के लिए भारतीय टीम मानसिक और शारीरिक रूप से फिट है। शारीरिक और मानसिक पहलू के हिसाब से आईपीएल के बाद 1.5 महीने का आराम काफी अच्छा रहा। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने फाइनल मुकाबले में नहीं पहुंचने पर अफसोस जताया, लेकिन मैरी कॉम ने दावा किया कि 2016 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक में अपने पदक का रंग बदल देंगी। मैरी कॉम ने एक कार्यक्रम में कहा कि पूरे देश के लोगों ने जिस तरह उनका समर्थन किया, उससे वो बेहद खुश हैं। गत विजेता स्पेन के राफेल नडाल की वर्ष की आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप से चोट के कारण बाहर होने के बाद उनके प्रतिद्वंदियों ने इस पर चिंता जताई है। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी नडाल विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में लगे घुटने की चोट के बाद से ही टेनिस कोर्ट से दूर चल रहे हैं। नडाल के चिर प्रतिद्वंदी और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के फेडरर ने कहा कि नडाल के हटने से उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है, लेकिन ये टेनिस के लिए काफी दुखद है। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही ओलंपिक पदक जीतने का सपना देखा था और उनका ये सपना अब साकार हो गया है। वो काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। ये पदक भविष्य में उनको और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। आने वाले समय में वो और बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगी। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने भारतीय मुक्केबाजों की हार के लिए लंदन ओलंपिक के स्कोरिंग सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विजेंद्र का कहना है कि ओलंपिक के स्कोरिंग सिस्टम में कई खामियां थी, जिसका खामियाजा भारतीय मुक्केबाजों को भुगतना पड़ा। स्कोरिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ही सुमित सांगवान, विकास कृष्ण और मनोज को हार का सामना करना पड़ा। विजेंद्र को इस बार भी पदक का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो पदक जीतने से चूक गए। श्रीलंका में हाल ही में खत्म हुई वनडे क्रिकेट सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन ने इरफान पठान को हर छोटी या बड़ी सफलता का लुत्फ उठाना सिखा दिया है। इरफान पठान ने कहा कि चोट के कारण 2 साल टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने यही चीज सीखी है कि छोटी या बड़ी जो भी कामयाबी मिले उसका लुत्फ उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें क्रिकेट के मैदान पर हर पल से मिली खुशी का लुत्फ उठाना होगा। फर्राटा चैंपियन जमैका के उसेन बोल्ट के ऑस्ट्रेलियन घरेलू T20 बिग बैश क्रिकेट लीग में मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलने की संभावना है। इसके बाद अब सिडनी सिक्सर्स इस लीग के लिए योहान ब्लैक को टीम में शामिल करना चाहता है। बोल्ट की तरह ब्लैक भी जमैका के ही हैं और क्रिकेट के दीवाने हैं। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर जुल्कारनैन हैदर ने 2020 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किए गए विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि वो इस संबंध में जल्दी सबूत पेश करेंगे। जुल्कारनैन ने कहा कि सच तो ये है कि कामरान को अब भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से क्लियरेंस नहीं मिली है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। उत्तर प्रदेश पहुंची असम हिंसा की आंच। लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद उग्र भीड़ का उत्पात। इलाहाबाद में बवाल के बाद कर्फ्यू लगाया गया। कानपुर में तनाव के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। नॉर्थ ईस्ट के मसले को लेकर सोशल साइट्स पर रोक लगाने की मांग। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान। कहा, सोशल साइट्स के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गृह मंत्रालय ने बल्क एसएमएस भेजने पर 15 दिनों के लिए लगाई रोक। पूर्वोत्तर के लोगों को मिल रही धमकियों के मद्देनजर लिया गया फैसला। कोयला घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना। दोषियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव गंभीर। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को चेतावनी। राहत कार्यों में लापरवाही बरती तो खैर नहीं। और योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जेल से बाहर निकले। नैनीताल हाईकोर्ट ने कल दी थी जमानत। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बालकृष्ण ने कहा, अब होगी नई क्रांति। अभिव्यक्ति पर आपत्ति, जुबान से है ऐतराज। सोशल साइट्स की आजादी से नेता है नाराज। जुबान पर ताला क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समाचार प्लस बिग बुलेटिन। आजादी और गुलामी में एक बेसिक फर्क होता है साहब। वो ये कि आजाद इंसान अपने मन की बात अपने तरीके से रख सकता है, जबकि गुलामों को यह हक नहीं होता। और हंटर के बूते हुकूमत करने का मंसूबा रखने वाली सरकारें अक्सर इस हक को निगलने की कोशिश किया करती हैं। जी, ज्यादा दिन नहीं हुए जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी की आपत्तिजनक तस्वीरों की आड़ में सरकार ने वर्चुअल मीडिया पर नकेल कसने की कोशिश की थी, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। एक बार फिर इस तरह की पहल होती नजर आ रही है, जब पूर्वोत्तर के लोगों में अफवाहें फैलाने के नाम पर वर्चुअल मीडिया, क्या कहें सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तरीका अच्छा है। जब जनता की जुबान ही काट दी जाएगी तो बेजुबान मुल्क में आवाज उठने का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। व्यक्ति पर आपत्ति, जुबान से है ऐतराज। सोशल साइट्स की आजादी से नेता है नाराज। जुबान पर ताला क्यों? जी हां, असम के कोकराझार में हुई हिंसा के बाद से देश के अलग अलग इलाकों में लगातार इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि फला इलाके में पूर्वोत्तर के लोगों पर हमले होंगे। और इस तरह की अफवाहों ने पूर्वोत्तर के लोगों में इस कदर खौफ पैवस्त कर दिया है कि वो अपने घर भागने लगे हैं। संसद में मामले पर चिंता जताई जाती है और कहा जाता है कि भैया, अफवाह फैलाने के लिए जिस जगह और माध्यम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है उसे बंद कर दो, यानी फेसबुक और ट्विटर और कुछ जैसी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैन लगा दो। सवाल यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार अपने हित में, अपने फायदे के लिए आम लोगों से छीनना चाहती है? हम एक आजाद मुल्क में जीते हैं, जहां
संवैधानिक रूप से हमें तमाम अधिकार प्राप्त हैं। उन्हीं अधिकारों में शामिल है अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी हमें आजादी है अपनी मर्जी की बात कहने और लिखने की। लेकिन इस मुल्क के रहनुमाओं का मिजाज ऐसा है कि उन्हें मीडिया और आम जनता की ये आजादी रास नहीं आती। तभी तो वक्त वक्त पर इस आजादी के दमन की कोशिशें की जाती रही हैं। एक बार फिर संसद में